हाय एफएफ वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल आर ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से एक बेबी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, ये कहो कि उसे फोर्स कर रहा था, लेकिन वांग जी था जो कि इस बात के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका हस्बैंड किस टाइप का है और इस वक्त तो उसके ऊपर बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है अगर एक बार उसके ऊपर बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो ऑफकोर्स सी बात है उसको उसके हस्बैंड के साथ साथ बेबी को भी संभालना पड़ेगा। हाँ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो वो अभी संभालने की हालत में नहीं था। अभी वो सिर्फ अपने हस्बैंड को संभालना चाहता था, जो कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर करता था। बात बात पे वो इंसान खाने में दिक्कत दिखाता था, सोने में दिक्कत दिखाता था, अपनी क्लासेस में दिक्कत दिखाता था, पढ़ाई लिखाई होमवर्क इन सब चीज़ों में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स वांग जी को फेस करनी पड़ती थी। तो ऑफकोर्स सी बात थी, अगर वो बेबी के लिए एग्री हो जाता है तो वांग जी के लिए डबल प्रेशर आ जाएगा। हाँ, उसको खुशी भी ज़रूर होगी कि वो बहुत जल्दी ही फादर बनने वाला है, बट यार उसके ऊपर की परेशानी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो विंग से जुड़ा हुआ होगा और विंग जहाँ पे होगा वहाँ पे परेशानी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए वांग जी ने तो अभी के लिए क्लियरली मना कर दिया था, लेकिन विंग फिर भी उसको बार बार ये बोले जा रहा था। तो वांग जी ने अब उसको ये कह के छोड़ दिया कि ठीक है, अब हमारी किस्मत में जब भी बेबी होगा हम उसको हंसी हंसी स्वीकार करेंगे, हमें अब किसी भी तरीके की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बर्थ कंट्रोल में रहने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस बात की चिंता मत करो। अगर तुम कंसीव कर लेते हो किसी भी टाइम तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें अपने आप को बिल्कुल भी अब केयरलेस नहीं रखना है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि एक बार अगर हम बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और जितना केयरलेस तुम अभी रहते हो उतना उस टाइम रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त हमें हमारी बेबी को बहुत केयरफुली उसको रेस करना होगा, उसकी परवरिश करनी होगी। अगर तुम उसे प्रॉमिस करते हो कि तुम अपने इस चाइल्डिश बिहेवियर को छोड़ दोगे तो मैं बेबी के लिए एग्री हूँ, अगर नहीं हो तो मैं कम से कम 2 से 3 साल और चाहता हूँ। लेकिन विंग ने जैसे ही ये सुना ना 2 से 3 साल, उसने बाकी सब तो भुला ही दिया जो भी वांग जी के एंड से कहा गया था। उसको तो बस 2 से 3 साल और रुकना पड़ेगा, यही सुनाई में आया था। इसलिए उसने डायरेक्टली हामी भर दी कि वो अब केयरलेस नहीं रहेगा, कोई भी चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करेगा। वांग जी को पता तो था कि विंग ने ये सब कुछ क्यों बोला है, लेकिन हाँ उसको ये भी पता है कि विंग अगर एक बार ठान ले तो वो कर सकता है। लेकिन इस वक्त वांग जी ये नहीं जानता था कि विंग ने ये ठानी है या फिर उसने यूं ही हवा में तीर छोड़ दिया है। खैर जो भी है, अभी तो वो भी श्योर था कि वो तो बेबी प्लान नहीं करने वाला, भले ही विंग बर्थ कंट्रोल में रहे या ना रहे, लेकिन हाँ वो अपनी पूरी सेफ्टी रखेगा। तब तक तो ज़रूर रखेगा जब तक उसको पूरा का पूरा ये श्योर नहीं हो जाता कि विंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है। वो रिस्पॉन्सिबल है ये ठीक है, लेकिन सामने वाले इंसान को भी तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। एक अगर रिश्ते में 2 इंसान ज़रूरी हैं तो दोनों का ही इक्वल रोल निभाना भी ज़रूरी है। ये चीज़ वांग जी बहुत अच्छे से जानता था और समझता भी था, इसलिए उसने खुद की ही प्लानिंग खुद के ही मन में कर ली थी। दूसरी तरफ लैन सिचेन थे जो कि अपने हस्बैंड की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे। लगभग 4 महीने भी इसी तरीके से निकल चुके थे। लैन सिचेन ने अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, यहाँ तक कि उसके खाने पीने से लेके उसके रेस्ट करने का, कब उसको चलना है, कब उसको रेस्ट करना है, कब उसको मेडिटेशन करना है, हर एक चीज़ का उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। क्योंकि अब तो उसको अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने कुछ चीज़ें उसके हस्बैंड के ऊपर छोड़ दी तो न जाने उसका हस्बैंड क्या कर बैठेगा। वो समझता था कि क्रेविंग होती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, खट्टा मीठा खाने का मन भी होता है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके हस्बैंड को ये सब कुछ खुद को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जैन चैंग हमेशा ही लैन सिचेन उसके अराउंड ऑफ रहता था, ताकि अगर वो कुछ चीज़ें खा भी रहा है ना तो एक लिमिट में खाए, एक इतनी लिमिट में खाए कि हाँ उसका मन
जो मचल रहा है वो तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हाँ वो इतना भी ना खाए कि बच्चे को परेशानी हो जाए। इन 4 महीनों में लैंसी चैन भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके थे अपने बेबी और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे अगर उन्होंने कोई भी गलती की तो दोनों की ही जान पे भी बना सकती है। इसलिए वो चाहते थे कि वो अपना बेस्ट दे, ताकि जैन चैंग को बर्थ के टाइम पे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। 4 महीने इसी तरीके से निकल चुके थे। दूसरी तरफ विंग था जो कि अभी भी लान वांग जी से बस यही बोले जा रहा था कि हम कब बेबी प्लान करेंगे, और लान वांग जी था जो कि अब इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा था। जहाँ लैन सेक्ट में बच्चे के आने की तैयारियां चल रही थी तो वहाँ अदर सेक्ट में शादियों की तैयारियां चल रही थी। जियांग सेक्ट और लैन सेक्ट के सभी मेंबर्स की शादी पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वहाँ तो कोई शादी नहीं होनी थी। लेकिन हाँ, जिन सेक्ट, निये सेक्ट और वैन सेक्ट, इन तीनों ही सेक्ट में अभी शादियाँ होने बाकी थी। जिन सेक्ट में मेंग्याओ और निये सेक्ट से निये मिंगजू की शादी होनी थी, तो वही वैन सेक्ट में वैन जूलियो की शादी की बातें चल रही थी, क्योंकि वैन जूलियो ने भले ही अपने कोल्ड नेचर की वजह से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन सोंगलेन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उसे प्रपोज कर ही दिया था, और फाइनली वैन रोहान को भी मना लिया था अपनी और वैन जूलियो की शादी के लिए। लेकिन वैन जूलियो ने तो क्लियरली एक चीज़ उसके सामने रख दी थी कि वो इस सेक्ट को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब है कि सोंगलेन को ही वैन सेक्ट में आना पड़ेगा या वहाँ पे आके रहना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए सोंगलेन भी अभी राज़ी नहीं था, इसलिए उनकी शादी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल रहा था, क्योंकि जहाँ पे वैन जूलियो अपने सेक्ट को छोड़ना नहीं चाहता था, वहीं पे सोंगलेन था जो अपने इस सेक्ट में आना नहीं चाहता था। वो कहीं भी एक जगह ठहर के नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि वो वैन जूलियो के साथ पूरी की पूरी दुनिया घूमे। लेकिन वैन जूलियो अपने कोल्ड नेचर की वजह से ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको स्किप करने की कोशिश कर रहा है। उसको तो लग रहा था कि वैन सेक्ट ही उसका पूरा का पूरा दुनिया है, और उसी के साथ उसको रहना भी चाहिए। दूसरी तरफ शाओ शिनचेन और शुयेंग, ये दोनों ही बहुत जल्दी ही शादी करने वाले थे, क्योंकि इन दोनों का क्लियर पहले से ही सब कुछ था। इन लोगों का फंडा कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं पड़ा था। इन लोगों का मैटर सारा का सारा क्लियर था। बट हाँ, ये दोनों पहले शादी से पहले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानना चाहते थे, एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जो कि शादी से पहले ये लोग स्पेंड कर सकते थे। शादी के बाद एक अलग बात हो जाती है। इसलिए इन दोनों ने भी पूरी की पूरी दुनिया घूम डाली थी इस एक साल में। वैन रोहान को शाओ शिनचेन और शुयेंग, इन दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही पहले ही क्लियर कर चुके थे कि शादी के बाद ये दोनों ही वैन सेक्ट में भी नहीं रहेंगे और किसी और जगह भी नहीं रहेंगे। सोंगलेन की तरह ही ये दोनों भी पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, लेकिन सोंगलेन का बेचारा जो क्रश है, या ये कहो कि जो लवर है, वो बेचारा अब इस बात के लिए मान ही नहीं रहा है, और वो कब मानेगा ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन हाँ, इन दोनों का फिक्स था कि इन दोनों की शादी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक और रीज़न था इन दोनों की शादी ना होने की। ये चाहते थे कि सभी के सभी लोग इनकी शादी में आए, इवन लैंसी चैन और जैन चैंग भी। इसलिए उनकी बेबी के हो जाने के बाद ही ये दोनों शादी करने का सोच रहे थे। इसलिए ये भी एक रीज़न था जो इन्होंने अपनी शादी को पोस्टपोन किया हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। निये सेक्ट और जिन सेक्ट में आते हैं, जहाँ पे मेंग्याओ ने अपने फादर से, यानी कि अपने पिता जिन गंगशान से ये परमिशन मांगी थी कि वो शादी करना तो चाहते हैं, कर लेगा वो निये मिंगजू से, लेकिन उससे पहले वो निये मिंगजू के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहता है, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से समझ पाए कि उसके लिए क्या सही है, किस तरीके का इंसान निये मिंगजू है, क्या उसके साथ वो अच्छे से अपनी बना पाएगा या नहीं, क्या उसके साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, उसकी लाइफ अच्छे से चलेगी या उसको कितने ज़्यादा एडजस्टमेंट करने होंगे, वो हर एक चीज़ जानना चाहता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस इंसान को वो परखने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान पहले से ही लट्टू हुआ पड़ा है उसके पीछे। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसको एडजस्ट करने की नहीं, उसको तो ऑर्डर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे बात आई ना कि उन्हें शादी से पहले कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता लेना चाहिए, एक दूसरे की सही गलत चीज़ों को पहचान लेना चाहिए,
सही बुरी आदतों को भी जान लेना चाहिए। क्या चीज़ है जो उन्हें चेंज करनी होंगी या क्या चीज़ है जो उनके पार्टनर को चेंज करनी होंगी, ये भी उन्हें समझ लेना चाहिए। किस तरीके से उन्हें अपने पार्टनर के सामने अपने आप को एडजस्ट करना है, किसको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके चलते उन दोनों को ही सफ़र भी करना पड़ जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें समझने के लिए नियमिंग जी को भी ये सजेशन काफ़ी अच्छा लगा कि उनको शादी से पहले कुछ समय एक दूसरे के साथ स्पेंड कर ही लेना चाहिए। इस बात पे एग्री करते हुए जिन सेक्ट के क्लैन लीडर जिन ने मेंग्याओ को लगभग 5 महीने से निये सेक्ट में रखा हुआ है और वहाँ पे जाने के बाद नियमिंग की जो खुशी थी ना, वो तो कंट्रोल में थी ही नहीं, क्योंकि वो उस इंसान को अपने सामने देख रहा था रोज, जिस इंसान के सपने न जाने वो कितने सालों से देख रहा है, लेकिन उसके सपने तो बिल्कुल टूटते टूटते बचे थे। जब कभी भी उसको ये फील होता था ना कि यार जिससे वो प्यार करता है वो किसी और के पीछे पागल है। हालांकि वो बात अलग थी कि जिससे उसका प्यार करता है वो किसी और के पीछे पागल था और वो लास्ट में वैन किंग के पीछे पागल था और वैन किंग म्यान के पीछे, और म्यान खैर उन दोनों की शादी हो गई है, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये दिन उसके लिए बहुत खुशी का था जिस दिन लैन सिजन और जैन चेंग की शादी हुई थी। उस दिन ये मिंगजू तो अपने मन में ही ढोल नगाड़े बजा रहा था, क्योंकि अब उसके पास पूरा का पूरा राइट था उस इंसान को इम्प्रेस करने का, पूरा का पूरा चांस भी था उस इंसान को अपना बना लेने का, जिसके अपने होने के सपने वो ना जाने कब से देख रहा था। इसलिए इसका चांस उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उन दोनों की शादी हो जाने के बाद ही उसने शादी का प्रपोजल सिन सेक्ट में भेज भी दिया था। लेकिन पहले तो मेंग्याओ ने इस बात पे थोड़ा सा आनाकानी दिखाई थी, लेकिन हाँ लास्टली वो मान चुका था और पिछले 5 महीने से वो निये सेक्ट में ही रह रहा था। लेकिन हाँ उसे अब रियलाइज़ तो ज़रूर हुआ था कि शायद यहाँ पे आना उसका बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि निये मिंगजू ने अभी तक जितना कुछ भी उसके लिए किया था ना, उसे तो ऐसा लगने लगा था कि वो किसी क्लैन लीडर का बेटा नहीं है बल्कि किसी क्लैन लीडर का हस्बैंड बन चुका है। क्योंकि निये मिंगजू ने उसका पूरे इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखा था, हर एक चीज़ का वो खुद ध्यान रखता था। क्या उसको खाना है, क्या उसको पहनना है, किस तरीके से उसे ट्रीट करना है, कितनी आज़ादी उसे देनी है, किस वक्त उसके पास जाना है और किस वक्त उससे दूर चले जाना है, हर एक चीज़ का ध्यान वो रख रहे थे। और धीरे धीरे मेंग्याओ लैन सिजन से मूव ऑन करके निये मिंगजू की तरफ टर्न हो चुका था, यानी कि अब वो कम्प्लीटली उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन हाँ अभी भी उसने अपने लव कन्फेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ अब उसका टाइम भी निकलते जा रहा था, जहाँ पे उसको सिर्फ कुछ महीनों का ही, यानी कि 5 महीनों का ही टाइम दिया गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि 5 महीने में ही लैन सिजन और जैन चेंग की बेबी का डिलीवरी जब हो जाएगा तो उसके बाद उन लोगों की शादी का मतलब जो प्रोसीजर है ना उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बेबी के जन्म लेने के बाद सिर्फ 1 महीना ही बच जाता है और उसके बाद ही उनकी शादी की जो तैयारियां हैं ना वो चालू हो जाएंगी। इसलिए उसे सिर्फ कुछ ही दिन, लगभग मान के चलो 2 या 4 दिन ही, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, क्योंकि लैन सिजन और जैन चेंग पहले ही अपने 9 मंथ कंप्लीट कर चुके थे और अब कभी भी उनको मतलब बेबी बॉर्न हो सकता है, यानी कि उनके बच्चे का जन्म हो सकता है। तो ऑफकोर्स सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 1 से 1.5 हफ्ते का ही टाइम है, और यही सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते का ही टाइम मेंग्याओ के पास भी है इस डिसीजन को लेने का कि क्या वो शादी के लिए हाँ बोल दे या ना बोल दे। हालांकि उसके अंदर इस क्वेश्चन का पूरा अच्छे से आंसर उसको पता था कि उसको हाँ ही बोलना है, लेकिन एक हिचकिचाहट उसके मन में थी कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है, कैसे बोल पाएगा वो निये मिंगजू को, क्या वो कन्फेस कर पाएगा अपने प्यार को। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन हाँ एक चीज़ तो उसके दिमाग ने क्लियर कर दी थी कि जो इंसान उसके सामने अभी है ना, उस इंसान के अलावा उसे कोई भी उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता जिस तरीके से उसको इस इंसान ने ट्रीट किया है। हाँ वो लैन सिजन से प्यार करता था, लेकिन प्यार दोबारा भी तो हो सकता है। मैं कोई लैन सेक्ट में थोड़ी ना हूँ कि मुझे दोबारा प्यार नहीं हो सकता, मुझे हो सकता है और मे भी हो भी गया है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। लगभग 2-3 दिन और निकल चुके थे और फाइनली
मे भी आज वो दिन आ चुका था जिसका इंतज़ार लेंस एक्ट का हर एक मेंबर कर रहा था, क्योंकि आज सुबह 5 बजे के करीबन ही जैन चैन को लेबर पेन शुरू हो चुका था, यानी कि वो नज़दीक था एक बच्चे को जन्म देने के लिए। सुबह 5 बजे के अराउंड ऑफ जब लेंस चैन उठे भी नहीं थे, जैन चैंग ने उन्हें उठा दिया था ये कह के कि उसके पेट में कुछ हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन वो दर्द कुछ ही मिनटों में शांत हो चुका था। उसे लगा मे भी कुछ नॉर्मल ही दर्द होगा, इसलिए उसने फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ मिनट के बाद वो दर्द फिर से बढ़ गया और ऐसा ही चलता रहा अगले आधे घंटे तक। लेंसी चैन और जैन चैंग का ये पहला बेबी था, जिसकी वजह से उन्हें ये पता ही नहीं था कि लेबर पेन के टाइम पे ऐसा होता है। 2-2 4-4 मिनट का दर्द होना और फिर 2-2 4-4 मिनट तक उसका शांत हो जाना, ये एक नॉर्मल सी बात है, या ये कहो कि यही एक पहचान है कि तुम्हें ये पता चले कि तुम लेबर पेन के नज़दीक आ चुके हो। लेकिन उन्हें ये तब पता चला जब उनका वाटर ब्लॉक हो चुका था। जैन चैंग का वाटर ब्लॉक हो चुका था। तब जाके उन्हें पता चला कि वो एक बेबी को जन्म देने के लिए तैयार हैं। लेंसी चैन ये सब कुछ समझ चुके थे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने घर के बाहर जो भी गार्ड उसके थे उसको आवाज़ लगाते हुए उसने ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी लैन हीलर्स को यहाँ पे भेज दिया जाए। लैन हीलर्स वहाँ पे जल्दी से जल्दी आ चुके थे। चेकअप कर लेने के बाद उन्होंने जैन चैंग को चिकित्सा रूम में भेज दिया, यानी कि ऑपरेशन रूम में जिसे हम बोल सकते हैं, वहाँ पे भेज दिया। और वहाँ पे जाके वो लोग अब जैन चैंग को मतलब सांत्वना देने लगे थे कि उसे मतलब धैर्य रखना होगा, शांति रखनी होगी और हमारे साथ कोऑपरेट भी करना होगा। बाहर खड़े हर एक इंसान इस वक्त टेंशन में था, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या अंदर सब कुछ ठीक होगा, क्या बेबी ठीक होगा या नहीं, क्या जो जन्म दे रहा है वो ठीक होगा या नहीं। बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एक विंग था जिसको कुछ अलग ही फीलिंग हो रही थी। उससे आज खड़ा नहीं रहा जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल ज़मीन में गिर सकता है। उसको पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर उसके अंदर महसूस हो रहा था, या ये कहो कि एक अजीब सी फीलिंग उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या फील हो रहा है। क्या उसको उसके भाई की टेंशन हो रही है कि वो उस बच्चे को जन्म कैसे देगा, या फिर कोई और बात है। उसको एकदम ऐसा लग रहा था ना कि एकदम हैवी हैवी सा अपने सर पे कुछ, या ये कहो कि टिचनेस सा फील हो रहा था। साथ ही साथ उसको मतलब वॉमिट सा फील हो रहा था। लेकिन ये चीज़ें वो समझ पा रहा था कि क्यों हो रहा था, क्योंकि लास्ट नाइट उसने कुछ ऐसी चीज़ खाई थी जो कि कम से कम 1 महीने पुरानी थी। वो जब सैरी टाउन से उसको लेके आया था तब से वो रखा हुआ था, और वो कुछ और नहीं, कुछ ऐसे स्नैक्स थे जो कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन विंग ने फिर भी ज़बरदस्ती लान वांग जी के मना करने के बावजूद भी उन्हें खाया था। इसलिए वो अच्छे से समझ सकता था कि वॉमिटिंग तो उसे उसकी वजह से हो रही है। लेकिन जो डिजीनेस वो फील कर रहा है, मे बी वो अपने ब्रदर की टेंशन की वजह से कर रहा है, और उसकी हेल्थ भी तो उस खाने की वजह से ख़राब हो गई होगी, जिसकी वजह से वो डिजीनेस भी फील कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वो किसी भी पल अगर खुद ज़मीन पे गिर जाता तो ऑफकोर्स सी बात है बहुत सारे लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ जाता। इस वक्त जैन चैंग को सबकी ज़रूरत है, उसे इस सब को बेर करना ही होगा। दूसरी तरफ लगभग 1 घंटा निकल चुका था और जैन चैंग बस चिल्लाए ही जा रहा था। वो दर्द में बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। इस चीज़ को बाहर खड़े लेंसी चैन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और बिना किसी की परमिशन के ही अब वो उस रूम में जा चुके थे जहाँ पे इस वक्त जैन चैंग था। जिस बेड में जैन चैंग को लिटाया गया था, वो उसके पास जाके जैन चैंग का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसके फॉरहेड को आराम से सहलाते हुए, उसके बालों को सहलाते हुए उससे स्वीट वर्ड्स बोलने लगे थे कि शांति रखो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, तुम स्ट्रांग हो, तुम ये कर सकते हो। पता नहीं ऐसे और कितने वर्ड्स थे जो लेंसी चैन ने अपने हस्बैंड को बोले थे। और लगभग 15 मिनट तक ये प्रोसेस चलता रहा, और फाइनली अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। और जैन चैंग ने एक बेबी को जन्म देते ही खुद को इतना कमज़ोर पाया कि वो उसी वक्त बेहोश हो गया था। क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के बाद अब उसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो उठ के अपने बच्चे को देख सके या ये पूछ सके कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं।
वो इमीडिएटली वहीं पे बेहोश हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे की रोने की आवाज़ सबने सुनी थी ना, वो रोने की आवाज़ सुनते ही शायद ये पहली बार होगा जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठा था। वो खुश थे इस बात से कि बच्चा रो रहा है, क्योंकि यही एक इंडिकेशन था कि बच्चा एकदम स्वस्थ है। और बच्चे का जब अच्छे से उसको साफ़ कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया, उसके नेवल को, मतलब जो नेवल उसकी अपने फादर से, अपने मदर से जुड़ी हुई थी, उसको कट कर लेने के बाद, अच्छे से उसको क्लीन कर लेने के बाद एक वार्म क्लोथ्स में उसको रैप कर दिया गया था। ये कहो कि बहुत प्यार से उसको एक सॉफ्ट से कपड़े में लपेट दिया गया था, ताकि अभी अभी माँ के कोख से जो निकला है ना बच्चा, उसको उसकी गर्माहट बिल्कुल भी मिस ना हो। यानी कि वो उस गर्माहट को बिल्कुल भी मतलब मिस ना करे कि वो किस जगह से किस जगह पे आ गया है। इसलिए उसको सॉफ्ट से कपड़े में, जहाँ पे उससे गर्मी भी महसूस हो और कोई चुभन भी महसूस ना हो, इसलिए उसको बहुत अच्छे से सिक्योरली उस कपड़े में लपेट दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ लैंसी चैन थे, जिनको अभी तक ये होश नहीं था कि उन्हें अपने बेबी को भी देखना है, क्योंकि वो तो इस टेंशन में थे कि उनके हस्बैंड को क्या हुआ है। लैनी हिलन ने उन्हें बहुत बार बोल दिया था कि वो कुछ घंटों में होश में आ जाएंगे, या हो सकता है आधे एक घंटे में ही वो होश में आ जाए। लेकिन ये सब कुछ लैंसी चैन सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो जैन चैंग को इस वक्त एक्साइटेड होना चाहिए था अपने बेबी को देखने के लिए, उसको अपने आर्म्स में लेने के लिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। फाइनली मैडम लैन जब उस रूम के अंदर एंटर करती हैं, तो वो लैंसी चैन को समझाती हैं कि ऐसा होता है, जब हम बेबी को जन्म देते हैं तो ऐसा होता है। किसी का भी बेहोश होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक बेबी को जन्म देने में कितनी ताकत लगती है, कितना स्ट्रेंथ लगता है। तुम्हारी सारी की सारी हड्डियाँ टूटने के बराबर तुम्हें दर्द होता है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसका इस वक्त बेहोश होना नॉर्मल सी बात है। और चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ पे उसका ध्यान रखने के लिए। तो तब जाके लैंसी चैन ने कहीं राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये बता दिया था कि जब वो जन्म लिया था तो तब वो भी इसी तरीके से बेहोश हुई थी, तो इस बात में चिंता करने की कोई बात नहीं है। और तब जाके उसने अपने बेबी की तरफ देखा था, जो कि एक क्यूट सा बेबी बॉय था। दूसरी तरफ ये बात जब बाहर पता चली थी ना, जब बच्चे की रोने की आवाज़ उस रूम से बाहर गई थी, तो तब जाके बाहर खड़े हर एक इंसान ने राहत की सांस ली थी कि सब कुछ ठीक है। हर कोई वहाँ पे एक दूसरे को बधाई दे रहा था, और 15 मिनट लगभग ऐसे ही निकल चुके थे। लेकिन शायद ये बधाइयों का सिलसिला यहीं पे रुक गया, जब किसी एक चीज़ ने उन सभी लोगों का ध्यान खींच लिया, और वो था विंग का बेहोश हो जाना। विंग का अचानक से ऐसे बेहोश हो जाना, उसकी वजह से बाहर जितने भी लोग थे, हर किसी का ध्यान विंग के ऊपर था। यहाँ तक कि लान वांग जी ने भी चिल्लाते हुए विंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसको अपने आर्म्स में ले लिया, और धीरे धीरे उसके फेस पे स्लैप करते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन विंग उठने के लिए अभी तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था, अपने आप को बेहोश ना होने की कोशिश करते रहते हुए। अब फाइनली उसने हार मान ली थी, और फाइनली वो बेहोश हो भी चुका था। बाहर अचानक से इतना जो कोहराम मच चुका था ना विंग के बेहोश हो जाने की वजह से, इसकी वजह से लैंसी चैन, मैडम लैन और लैन हिलर सभी लोग रूम से बाहर आ चुके थे। लेकिन हाँ, कुछ लोग वहाँ पे भी थे जो जैन चैंग और बेबी दोनों का ही ध्यान रख रहे थे। बाहर आते ही वो देखते हैं कि विंग एकदम वांग जी के आर्म्स में बेहोश पड़ा हुआ था, एकदम बेजान सा। उसके फेस पे भी एक पेलनेस आ चुकी थी, या ऐसा कहो कि वो एक थका हारा सा इंसान महसूस हो रहा था। लैन हिलर ने आके डायरेक्टली उसकी नब्ज को चेक करना स्टार्ट किया, तो तभी उसने सबको एक चीज़ तो बता दी थी कि चिंता करने की बात नहीं है, विंग अभी ठीक है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी इसके रूम में लेके जाना पड़ेगा, बाकी का चेकअप हम वहीं पर जाके करेंगे। वांग जी ने जल्दी से विंग को अपने आर्म्स में लिया और दौड़ते हुए अपनी जिंगसी की तरफ पहुंचने लगा। जल्दी ही वो जिंगसी पहुंच भी चुका था, और विंग को आराम से बेड में रख लेने के बाद वो लैन हिलर को ऑर्डर करता है कि जल्दी से जल्दी इसका चेकअप करे। लैन हिलर भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग थे जिन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोगों का तो कहना था कि शायद विंग ने कुछ अचर बचर कचर बचर खा लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि शायद विंग इतना खुश था अपने ब्रदर के बेबी की वजह से कि वो खुद ही बेहोश हो गया, शायद खुशी के मारे वो बेहोश हो गया।
खैर ये तो वी नहीं जाने कि वो खुशी के मारे बेहोश हुआ है, अपने भाई की बेबी की वजह से बेहोश हुआ है या किसी और वजह से, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।